सभी का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान का, और उसमें हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है वो हमने स्टार्ट कर रखा था। यानी हम कह सकते हैं हमारा जो 12th साइंस का 4 नंबर का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो हमने स्टार्ट कर रखा था, रासायनिक बल गतिकी। और इस चैप्टर की हमारी एक क्लास हो गई थी, यानी हम कह सकते हैं हमारा पार्ट फर्स्ट इसका हमने पढ़ लिया था। आज अपन पार्ट 2 की बात करेंगे, यानी रासायनिक बल गतिकी चैप्टर की हमारी दूसरी क्लास है आज। देखो, पहली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी में अध्ययन किसका करते हैं, अभिक्रिया के जो सामान्य प्रकार कितने होते हैं, यानी अभिक्रिया के पूर्ण होने के आधार पर हम अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटते हैं, और अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है। इन सब बातों का हमने पार्ट फर्स्ट में अध्ययन कर लिया था। आज हमारा जो पार्ट सेकंड है इसमें हम अध्ययन करेंगे अभिक्रिया वेग के प्रकार। यानी अपन कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम कितने रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आज की इस क्लास में हम अभिक्रिया वेग के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, और आरंभिक वेग क्या होता है। देखो, हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग को हम 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, और 3 रूप कौन से हैं हम 1 by 1 पढ़ेंगे। पहले ले रहा हूं मैं औसत वेग। औसत वेग, देखो पिछले वीडियो में हमने अभिक्रिया वेग की चर्चा की थी। हमने किसी संपूर्ण अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखा था कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, यानी वो अभिक्रिया वेग ही क्या होता है, औसत वेग होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से आप लगातार मेरे साथ समझते चले जाएंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले कुल परिवर्तन में लगे समय, ध्यान से समझना, परिवर्तन में लगे समय का भाग देने पर अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त होता है। 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 देखो क्या कहा हमने, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले कुल परिवर्तन में लगे समय का भाग देने पर अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त होता है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे औसत वेग इक्वल टू प्लस माइनस, ध्यान से समझना आप, प्लस माइनस क्या लिखूंगा मैं, dc अपॉन dt, या अपन लिख सकते हैं डेल टी, डेल सी अपॉन डेल टी। देखो
हम यहाँ पे सी भी ले सकते हैं और अक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि सी वो भी सांद्रता को दर्शाएगी और अक्स है वो भी सांद्रता को दर्शाएगा। तो औसत वेग इक्वल टू हमने क्या लिखा, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। अब देखो यहाँ डेल सी क्या है, यहाँ डेल सी है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। और फिर डेल टी क्या है, परिवर्तन में लगा समय, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम अभिकारक के संदर्भ में औसत वेग लिखें तो कैसे लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं अभिकारक के संदर्भ में औसत वेग, देखना आप अभिकारक के संदर्भ में औसत वेग कैसे लिखेंगे, देखो औसत वेग इक्वल टू, हमें पता है अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसका मतलब ऋणात्मक चिन्ह आएगा, डेल और आर का मतलब रिएक्टेंट अपॉन डेल टी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अभिकारक के संदर्भ में औसत वेग को दर्शा दिया। अब बात करूं मैं उत्पाद के संदर्भ में, उत्पाद के संदर्भ में औसत वेग देखो कैसे लिखेंगे, औसत वेग इक्वल टू हमें पता है उत्पाद की जो सांद्रता है वो समय के साथ बढ़ती है, इसका मतलब प्लस डेल और पी का मतलब प्रोडक्ट अपॉन डेल टी। अब देखो आप ये जो मैंने दिखाया है डेल आर का मतलब अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी, ये ऐसे कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अब ऋणात्मक चिन्ह इसका मतलब कमी हो रही है, यहां पर देखो क्या कहेंगे उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अब धनात्मक चिन्ह इसका मतलब उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अभिक्रिया का औसत वेग दर्शा दिया। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले कुल परिवर्तन में लगे समय का भाग देने पर हमें अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त होता है। औसत वेग इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और डेल टी क्या है, परिवर्तन में लगा समय। फिर हमने अभिकारक के संदर्भ में औसत वेग लिखा, औसत वेग इक्वल टू माइनस डेल आर की सांद्रता अपॉन डेल टी, या अपन कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। यहाँ पे हमने क्या लिखा, औसत वेग इक्वल टू प्लस डेल पी अपॉन डेल टी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अभिक्रिया का औसत वेग देख लिया। अब बात करते हैं अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग की। देखो अब हमारा जो दूसरा प्रकार का अभिक्रिया वेग आ रहा है वो आ रहा है तात्क्षणिक वेग। समझना आप ध्यान से, यानी अब हम ले रहे हैं सेकंड, इसको मैं हटा रहा हूं। दूसरा अपन ले रहे हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग देखो इसके नाम से हमें क्या पता हो रहा है कि किसी क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग है वही उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे
किसी निश्चित क्षण पर, क्या कहा, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग, अभिक्रिया का वास्तविक वेग उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। देखो हमने परिभाषित कर दिया इसको कि किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी बात सीधी सी है, हम इसको ज्ञात कैसे कर सकते हैं, यानी जो औसत वेग है उसके समय अंतराल को हम घटाएंगे और घटाकर हम 0 की ओर ले जाएंगे और सांद्रता का सीमांत मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी अपन कह सकते हैं औसत वेग के समय अंतराल को घटाने पर क्या कहेंगे, औसत वेग के समय अंतराल को घटाने पर, समझना ध्यान से, घटाने पर। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तात्क्षणिक वेग इक्वल टू, क्या लिख दूँ, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस डेल टी को 0 की ओर ले जा रहे हैं। ये तो कहा है हमने कि औसत वेग के समय अंतराल को घटाने पर, यानी डेल टी टेंस टू 0। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं तात्क्षणिक वेग इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। अब देखना आप, ये जो डी सी अपॉन डी टी ये क्या है, देखो डी सी तो क्या है, हम कह सकते हैं डी सी तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, और डी टी क्या है, समय में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी सी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। और dt क्या है, क्या कहेंगे, समय में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। अब देखो मैं कोई जनरल अभिक्रिया ले रहा हूँ, R है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इसको मैं कह दूं अभिकारक और इसको मैं कह दूं उत्पाद। अब देखो ये तो हमने संपूर्ण अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक वेग लिखा है। कैसे लिखा हमने, औसत वेग के समय अंतराल को घटाकर हमने सांद्रता का सीमांत मान ज्ञात कर लिया। यानी हमने कहा कि डेल टी टेंस टू 0, तो तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। देखो डेल और डी, डेल भी परिवर्तन को दर्शा रहा है और डी भी परिवर्तन को दर्शा रहा है। डेल बड़े परिवर्तन को दर्शा रहा है और डी यहाँ पे परिवर्तन के एक छोटे से हिस्से को दर्शा रहा है। तो डीसी तो क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, और dt क्या है, समय में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। अब देखो अब हम अलग अलग लिखें, यानी मैं अगर अभिकारक के संदर्भ में क्या लिखूं, अभिकारक के संदर्भ में
तात्क्षणिक वेग। देखो अभी हम इनको आरेख की सहायता से भी दर्शाएंगे। अभिकारक के संदर्भ में तात्क्षणिक वेग, देखो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तात्क्षणिक वेग इक्वल टू, अभिकारक है इसका मतलब माइनस डी, अभिकारक को आर से, तो ये लो डी आर अपॉन डी टी। ये हमने अभिकारक के संदर्भ में तात्क्षणिक वेग को दर्शा दिया है। अब बात करूं मैं उत्पाद के संदर्भ में, क्या लिखूंगा, उत्पाद के संदर्भ, उत्पाद के संदर्भ में तात्क्षणिक वेग कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे तात्क्षणिक वेग इक्वल टू, क्या लिखेंगे, प्लस डी पी, पी का मतलब उत्पाद की सांद्रता, अपॉन डी टी। ये लो, ये हमने उत्पाद के संदर्भ में तात्क्षणिक वेग देख लिया है। अब हम इस तात्क्षणिक वेग को जो अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य जो हमने आरेख बनाया था, उस आरेख की सहायता से हम इसको दर्शाएंगे। तो अब हम तात्क्षणिक वेग को आरेख की सहायता से दर्शाएंगे, तो ध्यान से आप देखना। देखो पहले हम बात करेंगे अभिकारक के संदर्भ में और फिर अपन चर्चा करेंगे उत्पाद के संदर्भ में। यानी हम पहले आरेख बनाएंगे अभिकारक की सांद्रता व समय के मध्य आरेख। यानी पहले अपन अभिकारक के संदर्भ में तात्क्षणिक वेग लिख रहे हैं। यहां लिख रहा हूं मैं अभिकारक के संदर्भ में तात्क्षणिक वेग। अभिकारक के संदर्भ में तात्क्षणिक वेग। देखो हमने पिछले वीडियो में आरेख देखा था अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य आरेख। कैसा आया था, देखो ये आरेख आया था। ये लो, इधर तो क्या है, इधर तो है अभिकारक की सांद्रता, क्या लिख दूं, अभिकारक की सांद्रता। थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं अभिकारक की सांद्रता, और इधर क्या है, समय। ये लो, इसको मैं हटा दूं, हम तात्क्षणिक वेग पढ़ रहे हैं, हमें पता है। ये लो, क्योंकि हमें पता है समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं तात्क्षणिक वेग, यानी अपन कह सकते हैं कि हम इस आरेख में निश्चित बिंदु लेंगे और उस निश्चित बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये लो, ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दी। और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है, वो जो ढाल होगा, उस ढाल का, यानी हमें स्पर्श रेखा का जो ढाल है, वो ढाल ही हमें तात्क्षणिक वेग को बताता है। देखो ये मैंने स्पर्श रेखा खींची, अब देखो ये तो है हमारा dt, क्या है, dt इधर तो, और ये रहेगा हमारा, देखो या तो हम इसको dc कह सकते हैं
या हम अभिकारक की बात कर रहे हैं तो हम इसको dr भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dr, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा है इसका ढाल बराबर tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? लंब अपॉन आधार। इसका मतलब इसका ढाल तात्तक क्षणिक वेग के बराबर है। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं तात्तक क्षणिक वेग बराबर, देखो अभिकारक की बात करें तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। लंब क्या है? लंब यही तो है dr, और आधार क्या है? dt। यानी अपन लिख सकते हैं dr अपॉन dt। ये हमने अभिकारक के संदर्भ में तात्तक क्षणिक वेग ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं उत्पाद के संदर्भ में। उत्पाद के संदर्भ में तात्तक क्षणिक वेग, यानी बात सीधी सी है, यहाँ पर भी हम किसी निश्चित समय और किसी निश्चित सांद्रता के सापेक्ष हम कोई बिंदु लेंगे, उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, उस स्पर्श रेखा का ढाल क्या बताएगा? तात्तक क्षणिक वेग को बताता है। अब देखो, अब हम बात करें उत्पाद के संदर्भ में। हमने आरेख बनाया था उत्पाद की सांद्रता, यानी इधर तो क्या है? उत्पाद की सांद्रता, ये लो, और इधर क्या रहेगा? समय। हमने आरेख बनाया था ये, क्यों? क्योंकि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। अब मैंने क्या बताया कि समय और सांद्रता के संगत हम कोई बिंदु लेंगे, ये लो, और इस पर हम क्या बनाएंगे? कोई स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वही हमें क्या बताएगा? इसका तात्तक क्षणिक वेग। ये लो, ये तो वही क्या हो गया? dt, और ये क्या हो गया? dc बोल दो या dp बोल दो। p का मतलब प्रोडक्ट, यानी अपन कह सकते हैं ढाल tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? लंब अपॉन आधार। तो हम इस उत्पाद का तात्तक क्षणिक वेग लिख सकते हैं, तात्तक क्षणिक वेग। अब देखो उत्पाद की बात है, उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है तो धनात्मक चिन्ह, और क्या लिख दूं? dp, क्या आएगा? dp अपॉन dt। ये हमने उत्पाद के संदर्भ में तात्तक क्षणिक वेग देख लिया, उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच आरेख के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आरेख आपको समझ में आ गए। पिछले वीडियो में हमने आरेख बनाए भी थे। यह आरेख तो बनता है अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य, यह आरेख बनता है उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य। हमने क्या कहा कि इस आरेख में सांद्रता और समय के संगत कोई बिंदु लेंगे, उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, उस स्पर्श रेखा का ढाल ही इस अभिकारक के तात्तक क्षणिक वेग को दर्शाता है। फिर हमने उत्पाद के संदर्भ में तात्तक क्षणिक वेग की बात की, तो ये जो हमने आरेख बनाया है उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य, इस आरेख में हम समय और सांद्रता की संगत कोई बिंदु लेंगे, उस पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे, और उस स्पर्श रेखा का ढाल ही इस उत्पाद के तात्तक क्षणिक वेग को दर्शाता है। तो ये हमने तात्तक क्षणिक वेग की चर्चा कर ली, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब एक संबंध आता है, उस संबंध की हम चर्चा करते हैं। अभिक्रिया का वेग व स्टोइकियोमेट्री में संबंध, ये संबंध आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहाँ पर ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमने दो प्रकार के वेग देख लिए, अभिक्रिया का औसत वेग और अभिक्रिया का तात्तक क्षणिक वेग। अब हम संबंध दर्शा रहे हैं अभिक्रिया वेग व
स्टोइकियोमिति में संबंध। ध्यान से आप समझना। अब हम अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमिति में क्या संबंध होता है, यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमितीय। अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमितीय संबंध। देखो वास्तव में ये संबंध अभिक्रिया वेग व सांद्रता के मध्य संबंध होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि किसी संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम किसी एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन के आधार पर हम उस अभिक्रिया के वेग को बता सकते हैं। बस उसके लिए हमें जो अभिक्रिया समीकरण है वो संतुलित होनी चाहिए। अभिक्रिया समीकरण संतुलित है तो हम किसी संपूर्ण अभिक्रिया के वेग को किसी एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। देखो हम इस संबंध को एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे A + B, ये तो है अभिकारक और ये बना रहे हैं C + D। अब देखो आप A + B तो क्या है अभिकारक और C + D क्या है उत्पाद। यानी अपन कह सकते हैं कि समय के साथ A और B की सांद्रता में तो कमी आती है और C और D की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी बढ़ेगी सांद्रता। यानी अपन कहेंगे कि अभिक्रिया के दौरान A और B तो विलुप्त होंगे और C और D बनेंगे। समझ रहे हो ना मेरा मतलब, कि A और B तो घटेंगे और C और D बनेंगे। अब देखो अब हम अभिक्रिया वेग और इनकी सांद्रता के मध्य जो स्टोइकियोमिति संबंध होता है उसको हम दर्शा रहे हैं। देखो कैसे दर्शाएंगे, हम दर्शाएंगे अभिक्रिया वेग, क्या लिखेंगे ध्यान से समझना, अभिक्रिया वेग इक्वल टू, हमें पता है अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसका मतलब -dA/dt, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल, फिर B भी क्या है अभिकारक है, इसका मतलब -dB की सांद्रता अपॉन dt, फिर इक्वल। अब देखो अब C और D तो क्या है उत्पाद है, यानी उत्पाद की सांद्रता तो बढ़ती है, इसका मतलब प्लस dC की सांद्रता अपॉन dt और इक्वल टू प्लस dd की सांद्रता अपॉन dt। बस ये जो संबंध लिखा है मैंने यही क्या है, ये अभिक्रिया वेग व सांद्रता के मध्य स्टोइकियोमिति संबंध है। ये आपको आना चाहिए, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहाँ पर भी ये संबंध हमें काम आएगा। और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो मैं एग्जांपल ले लूँ 2A, ये बना रहे C + B, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इसके लिए हम स्टोइकियोमिति संबंध लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो अभिक्रिया वेग इक्वल टू, देखो अब ये जो 2 है ना ये गुणांक में आ जाएगा, अभिकारक है तो -1/2, बस ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। फिर क्या लिखेंगे dA की सांद्रता अपॉन dt इक्वल टू, अब C क्या है उत्पाद, इसका मतलब प्लस dC की सांद्रता अपॉन dt इक्वल टू प्लस dB की सांद्रता अपॉन dt। ये हमने इसके लिए स्टोइकियोमिति संबंध लिखा है। देखो वास्तव में हम कह क्या सकते हैं, हम कह सकते हैं कि A और B के विलुप्त होने की दर C और D के बनने की दर के बराबर होती है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं
कि एक के विलुप्त होने की दर C व B के बनने की दर से दुगनी है। और एग्जाम्पल ले अपन, देखो मैं एग्जाम्पल ले लूँ N2 प्लस 3S2 और 2NS3, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमीट्रिक संबंध। तो कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया वेग बराबर क्या लिखेंगे, dN2 अपॉन dt, अभिकारक है तो माइनस, फिर इक्वल टू 3 है तो -1/3 dH2 की सांद्रता अपॉन dt इक्वल टू, अब ये क्या है उत्पाद, तो +2 है तो 1/2 और dNS3 की सांद्रता अपॉन dt। ये हमने इस अभिक्रिया के लिए स्टोइकियोमीट्रिक संबंध लिख दिया है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या बता रहा है, अभिक्रिया वेग और सांद्रता के मध्य स्टोइकियोमीट्रिक संबंध बता रहा है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी अभिक्रिया के लिए स्टोइकियोमीट्रिक संबंध लिख सकते हैं। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये संबंध इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इनको मैं हटा रहा हूँ। अपन एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। देखो मैं ले लूँ एग्जाम्पल PCl5 बन रहा है PCl3Cl2, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। देखो कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या लिखूंगा, देखो -dPCl5 की सांद्रता अपॉन dt इक्वल टू, ये उत्पाद है तो प्लस, यहाँ पे तो माइनस और यहाँ पे प्लस, क्या आएगा dPCl3 की सांद्रता अपॉन dt, फिर इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस dCl2 की सांद्रता अपॉन dt। ये हमने इसके लिए स्टोइकियोमीट्रिक संबंध लिखा है। इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं ले लूँ 5Br BrO3- प्लस 6H प्लस 3Br2 और प्लस 3H2O, यानी अभिक्रिया हमारे पास संतुलित होनी चाहिए। देखो 5 और 1 6, 6Br 6Br, 3O 3O और 6H 6H, यानी ये अभिक्रिया संतुलित है। इस अभिक्रिया के लिए हम क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमीट्रिक संबंध। तो देखो कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो 5 है, इसका मतलब -1/5 dBr- की सांद्रता अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है अभिकारक है तो -dBrO3- की सांद्रता अपॉन dt, फिर इक्वल, ये भी क्या है अभिकारक है, इसका मतलब माइनस, देखो 6 है ना तो -1/6 dH प्लस की सांद्रता अपॉन dt इक्वल, ये क्या है उत्पाद, तो अब आएगा +1/3
3 है तो 1/3 dBr2 की सांद्रता अपॉन dt, फिर इक्वल टू ये भी क्या है, उत्पाद है, तो प्लस 1/3 dH2O की सांद्रता अपॉन dt। ये हमने इसके लिए स्टोइकियोमेट्री संबंध लिख दिया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए अभिक्रिया वेग व सांद्रता के मध्य स्टोइकियोमेट्री संबंध में। अब देखो ये तो हमने संबंध देख लिया। अब हम जो तीसरा अभिक्रिया वेग है आरंभिक वेग, उसकी चर्चा करते हैं। आरंभिक वेग कह सकते हैं या प्रारंभिक वेग कह सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दो प्रकार के वेग हमने देख लिए, औसत वेग देख लिया और तात्क्षणिक वेग देख लिया। उसके बाद में हमने अभिक्रिया वेग व सांद्रता के मध्य स्टोइकियोमेट्री संबंध देख लिया। अब हमारा जो तीसरा अभिक्रिया वेग है आरंभिक वेग, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखो इसको हम आरंभिक वेग कह सकते हैं, आरंभिक वेग, या इसको हम प्रारंभिक वेग भी कह सकते हैं। आरंभिक वेग कह सकते हैं या प्रारंभिक वेग कह सकते हैं। देखो यानी अपन क्या कह सकते हैं कि कोई अभिक्रिया है और वो प्रारंभ में, यानी अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले की बात करें अपन, तो उसमें अभिकारक ही होते हैं, उत्पाद तो बनते ही नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि t=0 पर किसी अभिक्रिया का जो वेग है वही उस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अभिकारकों के, क्या कहेंगे, अभिकारकों के सांद्रता समय आरेख में, सांद्रता समय आरेख में t=0 पर, t=0 पर अभिक्रिया का वेग उसका आरंभिक वेग कहलाता है, उसका आरंभिक वेग कहलाता है। अब देखो हम आरेख बना रहे हैं, अभिकारकों की सांद्रता और समय के मध्य आरेख, पता है हमें यह आरेख प्राप्त होता है। इधर तो क्या है, अभिकारक की सांद्रता, मैं लिख दूं यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, इधर है समय। अब देखो आप, अब समझो बात को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे t=0 है, इसका मतलब ये जो बिंदु है इस पे मैं कोई स्पर्श रेखा खींच दूं, समझ गए। इस स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल इसका आरंभिक वेग कहलाता है। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि t=0 पर, t=0 पर, ये तो हमने कह दिया। यानी अपन इसको बिंदु ए दे दें, ये मान लो बिंदु ए है, तो अपन कह सकते हैं कि बिंदु ए पर, क्या कहेंगे, बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया के आरंभिक वेग को दर्शाता है। अभिक्रिया के आरंभिक वेग को दर्शाता है, आरंभिक वेग को दर्शाता है। यानी हम यहाँ पे अगर आरंभिक वेग लिखें तो कैसे लिखेंगे,
आरंभिक वेग इक्वल टू टेन थीटा। अरे भाई इस स्पर्श रेखा का ढाल ही तो है टेन थीटा। अभी तो हमने कहा है कि बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया के आरंभिक वेग को दर्शाता है। क्या लिख दूं? माइनस dc अपॉन dt। अब देखो ऋणात्मक चिन्ह क्यों आया? क्योंकि हमारे पास केवल अभिकारक ही हैं। ये जो आरेख है ये अभिकारक की सांद्रता व समय के मध्य आरेख है, इसलिए अभी आरंभिक वेग इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू माइनस dc अपॉन dt, ये अभिक्रिया का आरंभिक वेग है। तो देखो आज की क्लास में हमने अभिक्रिया वेगों के बारे में अध्ययन किया। अभिक्रिया वेगों को हम कितने प्रकारों में डिवाइड करते हैं? हमने 3 भागों में अभिक्रिया वेग को व्यक्त किया। पहला हमने औसत वेग, दूसरा हमने तात्क्षणिक वेग और तीसरा हमने आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग। फिर हमने अभिक्रिया वेग व सांद्रता के मध्य जो स्टोइकियोमेट्री संबंध होता है उसको भी हमने देखा। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया अभिक्रिया वेग का। अब देखो आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।